एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स गुरुकुल। कल हमने आपका ट्रेड यूनियनिज्म जो है वो खत्म कर दिया था, जो कि आपका बेस था ट्रेड यूनियन एक्ट के लिए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर जो है विल स्टार्ट विद द ट्रेड यूनियन एक्ट, जिसके लिए लास्ट के 3 लेक्चर जो है हमने बेस बनाए थे। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करना है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसकी वेरियस सेक्शंस हम देखेंगे। सेक्शन वाइज जो है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस एक्ट को। सेक्शन वाइज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ सेक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ सेक्शंस जो हैं वो इतनी रिलेवेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेन फोकस हमारा जो है वो उन पर रहेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा इस एक्ट में कुछ डेफिनेशन हैं जो हमें दी हुई हैं, वो कौन से सेक्शन के अंदर आती हैं वो सब हम देखेंगे। ऑल्दो जो यूपीएससी है वो कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, कौन से सेक्शन में नहीं। तो वो चीज़ सेक्शंस आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज जस्ट कि बोला क्या गया है इस एक्ट में। ठीक है, प्रोविजंस क्या है। ठीक है, कि अगर ट्रेड यूनियन है तो मैंने आपको पहले ही बोला बहुत बारी कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होनी चाहिए। तो उसकी मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये सब चीज़ें जो है ना, कैंसिलेशन ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन की करना, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 क्या प्रोवाइड करता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। देखो, जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसका मेन मोटिव ही क्या है कि हमें क्या करनी है, ट्रेड यूनियंस की रजिस्ट्रेशन करनी है। ट्रेड यूनियंस की रजिस्ट्रेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो उनको जितने भी उनके इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। दूसरा, कलेक्टिव बार्गेनिंग में उनको हेल्प मिलती है, क्योंकि वो एक्ट के अंदर आएंगे तभी उनको है रिकॉग्निशन मिलेगी। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उनको नहीं मिलती है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पर्पस ये भी है रजिस्ट्रेशन होने का कि इन केस अगर कोई भी क्रिमिनल केस या सिविल केस किसी भी यूनियन के मतलब किसी भी मेंबर के अगेंस्ट लगता है तो वो स्पेसिफिकली उस मेंबर के अगेंस्ट नहीं लगेगा। अगर वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होगी तो वो एक पूरी ट्रेड यूनियन पर आएगा, ट्रेड यूनियन के नाम से आएगा, पर्टिकुलरली एक मेंबर के नाम से नहीं आएगा। उस पर्पस के लिए भी जो रजिस्ट्रेशन है ट्रेड यूनियन की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का मेन पर्पस ये है कि जो ट्रेड यूनियन है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, to enable collective bargaining, it also confers on a registered trade union certain protection and privileges। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, the act extends to the whole of India and applies to all kinds of unions of workers and association of employers which aim at regularizing labor management relations। ठीक है, जितने भी kinds of unions हैं उन सब पर अप्लाई होती है। ट्रेड यूनियन क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन, ये टेम्परेरी भी हो सकती है, ये परमानेंट भी हो सकती है। ठीक है, ट्रेड यूनियन जो है ये टेम्परेरी भी हो सकती है, ये परमानेंट भी हो सकती है। फॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग द रिलेशंस, किसके रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए? नॉट ओनली बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स बट ऑल्सो बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। जब हमने ट्रेड यूनियनिज्म स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि जो ट्रेड यूनियनिज्म है वो किसके किसके बीच का यूनियन होता है? वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स का, वर्कमैन और वर्कमैन का, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स का। ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? ट्रेड यूनियन बोला जाता है। और ये जो यूनियन होती है ये टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। वो कैसे होगी वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसका क्या प्रोसीजर रहता है ये आपने याद रखना है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। हाँ, ट्रेड यूनियन। ठीक है, सेक्शन 2H जो है उसने ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन दी है। ये आगे भी एक और बारी जब हम डेफिनेशन करेंगे उसमें ये सेम चीज आएगी। ठीक है, तो 2H सेक्शन में ये डिफाइन है, क्योंकि जो सेक्शन 2 है ना हमारे इस एक्ट की, वही जो है हमारी डेफिनेशन डिफाइन करती है। और जो सेक्शन 1 है इंट्रोडक्शन जो है ट्रेड यूनियन को पूरी देती है, वो चीजें डिफाइन करती है। तो ट्रेड यूनियन का क्या मतलब है? एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट फॉर्म प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स, वर्कमैन और वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। ये हमने देख लिया, ये आपने याद रखना है, जितनी बार आएगा उतनी बार आपने याद रखना है। ठीक है, एंड इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ 2 और more ट्रेड यूनियन, 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड यूनियंस भी हो सकते हैं। Provided that this act shall not affect, क्या इफेक्ट नहीं करना चाहिए? any agreement between partners as to their own business, कोई भी एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स को उनके अपने बिजनेस का उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। any agreement between an employer and those employed by him as to such employment, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो उस एम्प्लॉयर और उस एम्प्लॉयर के बीच में हो जो उसने अपॉइंट किया उस एम्प्लॉयमेंट के लिए,
Any agreement in consideration of the sale of the goodwill of a business of instruction and education paper and इन सब चीजों पर ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल, मतलब इन सब चीजों पर इफेक्ट नहीं करना चाहिए इन 3 पॉइंट्स पर, ठीक है। The law relating to the registration and protection of the trade unions is contained in the Trade Union Act 1926। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कब फोर्स में आया था ट्रेड यूनियन एक्ट, ये इम्प्लीमेंट मतलब ये पास तो हो गया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ था, फोर्स में कब आया था, 1 जून 1927 से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था। लेकिन जब 1927 में इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था, ये पूरी कंट्री में एप्लीकेबल हुआ था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये तब की बात है, ठीक है, 1927 की बात है कि तब ये जम्मू एंड कश्मीर में था। ऑल्दो उसके बाद 1970s में ये JNK में आ गया था, एप्लीकेबल हो गया था, लेकिन उसके बाद जो आर्टिकल 370 हुआ तो बहुत सारे सेंट्रल लॉज जो है वो वन स्टेट में आ गए, क्योंकि पहले जो बहुत सारे सेंट्रल लॉज हैं वो JNK में नहीं लगते थे, लेकिन अब लगते हैं। लेकिन जो ये वाला एक्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये 1970 में ही एप्लीकेबल हो गया था JNK में। तो ये यहाँ पर जो लिखा है एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये 1927 की बात लिखी है, ठीक है। तो ये 26-27 की बात लिखी है कि जब ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था तब ये जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ था, ठीक है। In common parlance, trade union means an association of workers in one or more occupations, ठीक है। क्या है ट्रेड यूनियन, क्या हमें पता है कि वर्कर्स की एसोसिएशन होती है वन और मोर ऑक्यूपेशन, एक या एक से ज्यादा ऑक्यूपेशन पे, और एक या एक से ज्यादा ऑक्यूपेशन पे होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल यूनियन, डू यू रिमेंबर, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्ट इज द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास। इसका ऑब्जेक्ट, इसका पर्पस क्या है कि हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना है किसका, इंटरेस्ट, वर्किंग क्लास का। ट्रेड यूनियंस हैव अ होम ग्रोन फिलॉसफी बेस्ड ऑन वर्कर्स एक्सपीरियंस, और उसकी जो फिलॉसफी किस पर डिपेंड करती है कि वर्कर्स का एक्सपीरियंस क्या है, इट ग्रोज आउट ऑफ द वर्कर्स डे टू डे एक्सपीरियंस, उनका डे टू डे एक्सपीरियंस से ये फिलॉसफी जो है ये ग्रो कर रही है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कुछ डेफिनेशंस, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो डेफिनेशंस मैं आपको बोलूंगी वो आपने पर्टिकुलरली याद रखनी है कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि इस एक्ट में आगे ये डेफिनेशंस जो है, ये जो टर्म्स है जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, ट्रेड डिस्प्यूट, यहाँ पर एक और टर्म है दैट इज ऑफिस बेयरर जो मैंने नहीं लिखी है, विच यू नीड टू रिमेम्बर, वो आप लोग याद रखेंगे कि क्या है। तो ऑफिस बेयरर, ये डेफिनेशंस आपने याद रखनी है क्योंकि ये आगे ना बहुत बड़ी यूज होंगी, ठीक है। जब ये आगे बहुत बड़ी यूज होंगी तो सो दैट की कंफ्यूजन राइज नहीं हो। और इस एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशन की बोली गई है, ठीक है। तो सेक्शन 2 है वो डी ही क्या करती है डेफिनेशन के साथ, उसमें क्या बोला गया है कि जो ये टर्म्स ये यूज करेंगे, इससे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, ट्रेड डिस्प्यूट क्या है, तो जैसे जैसे ये टर्म्स आएंगे तो इन्होंने क्या किया, इसी एक्ट की जो सेक्शन 2 है उसमें ये डेफिनेशन जो है डिफाइन की हुई है। तो पहला है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। देखो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या हुई, अगर तो आपका सेंटर का लॉ है, ठीक है, तो उस पर सेंटर जो है वो बनाएगी ना सब, मतलब अगर सेंटर के अंदर जो सब्जेक्ट आता है तो आपको पता है कि जो लेबर हमने देखा था अपना सब्जेक्ट वो हमारा क्या था, कॉन्फ्रेंट में था, कॉन्फ्रेंट लिस्ट में था। तो कॉन्फ्रेंट लिस्ट में था तो मतलब इस पर सेंटर भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अगर सेंटर पर एप्लीकेबल होने के लिए लॉ बनेगा तो कौन सी गवर्नमेंट लॉ करे, इसको एप्लीकेबल करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो उस टाइम पर ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हुई। अगर कोई लॉ स्टेट ने बनाया है, ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट उसको एप्लीकेबल करेगी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम क्या होगी, इसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो पढ़ो यहाँ पर इन रिलेशन टू ट्रेड यूनियंस हुज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट, ठीक है। जब लॉ बन रहा है उसका सब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर स्टेट पे कन्फाइन नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, सारी स्टेट पर लगेगा, तो या मोर देन वन स्टेट पर लगेगा, तो उसमें क्या होगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी उस टाइम, ठीक है। और अगर इसी लॉ को स्टेट में अप्लाई करना है किसी, तो वो कौन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तब कौन होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, क्योंकि उस स्टेट में वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उस लॉ को एप्लीकेबल करेगी, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या हुआ कि अगर सेंटर के लिए लॉ बनाना है तो वो सब्जेक्ट जो मोर देन वन स्टेट पर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर स्टेट पर एप्लीकेबल करवाना है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है एग्जीक्यूटिव, आई होप दिस टर्म इज क्लियर टू यू, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात हो रही है, तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, मींस द बॉडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन इन बिजनेस, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हेड बोल दो आप, ठीक। उसके बाद एक
टर्म है ऑफिस बेयरर, जो यहाँ पर नहीं लिखी है बट यू नीड टू रिमेंबर ऑफिस बेयरर क्या है, जिसमें इसमें क्या होता है, मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इसमें क्या होंगे, मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव के, सारे मेंबर्स होंगे लेकिन एक्सेप्ट ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर जो ऑडिट करता है अकाउंट को वो इसमें नहीं होगा ऑफिस बेयरर में, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है उसमें ऑडिटर जो है वो होगा, लेकिन जो ऑफिस बेयरर है उसमें ऑडिटर नहीं होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी, एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होंगे लेकिन ऑडिटर नहीं होगा। तो एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेयरर में ये डिफरेंस है कि ऑफिस बेयरर में ऑडिटर नहीं होगा, बाकी टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट। तो ट्रेड डिस्प्यूट क्या है यहाँ पर, a trade dispute means any dispute between the employers and workmen, employers, employers, अगर ट्रेड यूनियन इनके बीच में बनना तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्यूट तो इन चीजों के बीच में ही होगा, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or the conditions of labor of employer। किसके रिलेटेड हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी कोई डिस्प्यूट हो सकता है आपका, एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स को लेके हो सकता है, कंडीशंस क्या थी लेबर की उसको लेके हो सकता है। वर्कमैन का क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कमैन मीन्स ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ट्रेड और इंडस्ट्री वेदर और नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स विद व्हम द ट्रेड डिस्प्यूट अराइजेस, ठीक है। वर्कमैन क्या है, वर्कमैन का वो मतलब है वो सारे पर्सन जो कहाँ पर एम्प्लॉय किए गए, ट्रेड और इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री की बात की जा रही है उस इंडस्ट्री में सारे पर्सन जो काम करते हैं, जो वर्क फोर्स के लिए लगाए गए, दैट इज टर्म टू बी नोन एज द वर्कमैन, जिसके साथ क्या होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो है वो टुवर्ड्स जो है ट्रेड यूनियन को डिफाइन कर रही है, हमने पीछे भी पढ़ लिया जब हम ट्रेड यूनियन को ही डिफाइन कर रहे थे, तो आई विल डिस्कस इट हियर अगेन। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि ये जो सारा का सारा एक्ट है ये इसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसी की जरूरत है, दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग इट अगेन, एंड द मेन फोकस ऑफ दिस एक्ट इज ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ठीक है। A registered trade union means a trade union registered under the act, ठीक है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन वो है तो इस एक्ट के अंदर क्या होगी, वो ट्रेड यूनियन जो इस एक्ट के अंदर क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होगी उसी का एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज जो रजिस्टर्ड नहीं होगी दैट विल नॉट एग्जिस्ट, उसकी कोई भी रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। अब है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में क्या हमें क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रार होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेक्शन 3 जो है वो डिफाइन करती है कि हमारे को क्या करना है, रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंटर में होगा तो सेंटर होगी, स्टेट में होगा तो स्टेट होगी, shall appoint a person to the registration of trade unions for each state। तो appropriate government जो है उसको क्या करना है, हर एक स्टेट के लिए, हर एक स्टेट की बात की गई है तो हर एक स्टेट का होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो appropriate गवर्नमेंट होगी, वो क्या करेगी, रजिस्ट्रार जो है ट्रेड यूनियन का अपॉइंट करेगी, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेड यूनियन के लिए उन्होंने क्या किया, एक रजिस्ट्रार अपॉइंट कर दिया, वही सेम appropriate गवर्नमेंट जो है वो एक एडिशनल और डिप्यूटी रजिस्ट्रार है ट्रेड यूनियन के लिए, अगर उसको लगेगा कि ठीक है तो वो उसको भी अपॉइंट करेगी। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एडिशनल रजिस्ट्रार जो है अपॉइंट करे, बट इन सम केसेस अगर गवर्नमेंट को ठीक लगे कि उसको करना चाहिए तो वो करेगी, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग डिस्चार्जिंग अंडर द सुपरिटेंडेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार, सच पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ द रजिस्ट्रार अंडर दिस एक्ट एज इट मे बाय ऑर्डर स्पेसिफाई एंड डिफाइन द लोकल एंड सजेशन, ठीक है। क्या है यहाँ पर ये बोला गया कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ठीक है, मैं ये लिखूंगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है सबसे पहले क्या करेगी, रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी, ठीक है, रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी। अब यही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है अगर उसको लगेगा कि जरूरत है तो वो क्या करेगी, एडिशनल या फिर डिप्यूटी रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट करेगी, और ये उनको स्पेसिफिक फंक्शन दिए जाएंगे जो उनको क्या करनी है, परफॉर्म करनी है, अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करनी है, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या है, जो ये एडिशनल जो रजिस्ट्रार की जो ड्यूटीज है वो तो वो करेगा, लेकिन जो एडिशनल और डिप्यूटी रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, वो वही एक्सरसाइजेज और वही पावर डिस्चार्ज करेगा जो कि एक रजिस्ट्रार करता है, ठीक है। जहां पर जो रजिस्ट्रार की ड्यूटीज है वही एडिशनल रजिस्ट्रार है वो भी वही ड्यूटीज जो है सेम परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद वहां पर वहीं पर उसी ट्रेड यूनियन में जहां उसी ऑफिस में जहां पर ट्रेड यूनियन सिचुएटेड होगा, द एडिशनल और डिप्यूटी रजिस्ट्रार शैल बी डीम्ड टू बी द रजिस्ट्रार इन रिलेशन टू द ट्रेड यूनियन फॉर द पर्पस ऑफ दिस
एक्ट और उसके एडिशनल डिप्यूटी रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देखो सिंपल सा है, आपने इतना डिटेल में जाना ही नहीं है। आपने तो याद रखना कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करती है और उसके बाद अगर उसको सही लगे तो वो क्या करती है, एडिशनल या डिप्यूटी रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करती है। अब रजिस्ट्रार और डिप्यूटी रजिस्ट्रार का जो फंक्शन है वो सेम है, बस दैट्स इट। ये सेक्शन जो है सेक्शन 3 ये है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 4 मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो रजिस्ट्रेशन है, जो ट्रेड यूनियन हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करना है, ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करना है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब हम उसको बढ़ते हैं और ये ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Registration of a trade union is not compulsory, but it is desirable since a registered trade union enjoys certain rights and privileges under the Act. बोल रहा है कि कंपल्सरी नहीं है लेकिन डिजायरेबल इन द सेंस कि अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो राइट और प्रिविलेजेस जो इस एक्ट के अंदर दिए हैं वो एंजॉय नहीं कर सकता। सपोज अगर आपको कोई भी राइट वायलेट हो रहा है, यू कैन गो टू द कोर्ट बिकॉज़ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो यू कैन एंजॉय द राइट्स एंड प्रिविलेजेस व्हिच द एक्ट इज प्रोवाइडिंग यू। So what you need to do is like you have to register your trade union first of all. तो वो कैसे है, अब जो section 4 है that is mode of the registration provides for the mode of registration. According to this section, any 7 or more than 7 members of a trade union may by application apply for the registration of the trade union subject to the following two conditions. सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो ट्रेड यूनियन है, ठीक है, इस ट्रेड यूनियन में क्या होगा, वेरियस मेंबर्स होंगे। इस ट्रेड यूनियन के सबसे पहले 7 या मोर देन 7 मेंबर्स जो होंगे उन्होंने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेनी है एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, इन्होंने सब्सक्रिप्शन लेनी है एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक, उसके बाद इन दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, पहला क्या है, एटलीस्ट 7 मेंबर्स शुड बी एम्प्लॉयड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग ऑफ द एप्लीकेशन। एटलीस्ट जो 7 मेंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉय होने चाहिए। कब, जब एप्लीकेशन बनी है ना। 7 मेंबर एम्प्लॉय यानी कि 7 मेंबर्स की क्या होनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 10% और 100 मेंबर्स विच एवर इज देयर। यहाँ पर फोकस ज्यादा देना कि अब उन 7 मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन का ही ट्रेड यूनियन तो मतलब जरूरी था, डिजायर होता है एप्लीकेशन देने के लिए उन 7 मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन जो है वो जरूरी थी। अब क्या है, अब जब एप्लीकेशन नीड इज देयर, ठीक है, तो उस दिन क्या है, उस ट्रेड यूनियन के 10% या 100 मेंबर्स जो भी इनमें से लेस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें एम्प्लॉय होने चाहिए एस्टैब्लिशमेंट में जिस दिन एप्लीकेशन दी जा रही है। अभी 10% और 100 क्या, सपोज अगर आपके पास ट्रेड यूनियन है 1500 मेंबर्स की, ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा, 150, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया 100, तो अब इसमें से लेस कौन सा है, 100 है ना, तो हम 100 के साथ जाएंगे क्योंकि 150 ज्यादा है। जो कम होगा उसके साथ जाना है, उससे मेंबर्स जो होने चाहिए जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी उस डेट पे, उसने ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, 10% या फिर 100। अगर सपोज यहाँ पर होता सपोज 70 मेंबर्स होते ट्रेड यूनियन के, ठीक है, तो या कुछ भी आप ले लो, ठीक है, 70 मेंबर्स होते ट्रेड यूनियन के, तो उसमें आप नहीं ले सकते थे 70 को, क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला है 100, मिनिमम 100 होने ही चाहिए, मिनिमम 100 होंगे तो ही आप क्या करोगे, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करोगे, अदरवाइज अगर आपके पास 100 से कम है यू कैन अप्लाई। और आपके ट्रेड यूनियन में 10% लेने हैं आपने ट्रेड यूनियन की या 100 भी चला दे सकते, तो यहाँ पर ये जो टर्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम 100 होने चाहिए, 100 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, 100 से कम नहीं होने चाहिए, 100 ही होने चाहिए, सिंपली ये आप याद रखो, ठीक है। If the union has been in existence for more than a year, then a statement of its assets and liabilities in the prescribed form should be submitted along with the application. अगर वो यूनियन जो है एग्जिस्टेंस में है 1 साल से ज्यादा के टाइम से, ठीक है, तो उसको क्या है, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन के अलाउंग देनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा पॉइंट को क्लियर करते हैं, बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी रेलेवेंट। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है कि जब भी आपको एप्लीकेशन देनी है रजिस्ट्रार को, इससे पहले तो क्या 7 मेंबर्स जो है उनकी सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, ठीक है, 7 मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन होगी, ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर एन एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद जिस दिन आप एप्लीकेशन
दे रहे होगे, जो डेट होगी जिस दिन एप्लीकेशन को देने की, तो उस दिन क्या होगा, आपको उसमें से एश्योर करना है कि 10% या 100 मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, जो भी इसमें से कम होगा, विच एवर इज लेस, तो वो क्या होना चाहिए, ट्रेड यूनियन थे. दिस इज ऑल वी नो, गेट टू नो फ्रॉम दिस section, that is mode of registration. You just need to remember it is 10% or 100 whichever is less, और 7 members की जो क्या सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए on the date of making the application. ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखना है. अब है नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख लो, ये कमेंट्री किसी की दी है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो. It is understood that any organization to form trade union under the trade union and directive it should have minimum 70 employees working in that organization, यानी कि आपको कम से कम 70 employees जो है उस organization में काम करना चाहिए. ये हमें यहाँ से understood हो रहा है. For the purpose of registration, a minimum of 7 members are necessary to form a trade union. अगर हमें registration करनी है तो minimum 7 members जो है वो trade union के necessary होने चाहिए. The reason for fixation of minimum 7 members is to encourage formation of more trade unions so that the trade union will grow. यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो रीजन है कि 7 मेंबर्स की मेंबरशिप जो है फिक्स की गई है, इसलिए की गई है सो दैट की जो ट्रेड यूनियन है वो ग्रो कर सके. ठीक है, अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एम्प्लॉयज कैन रजिस्टर देयर ट्रेड यूनियन, और किसी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत जो एम्प्लॉयज हैं ये अपना ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर कर सकते हैं. ये किसकी एक्सप्लेनेशन थी, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन की. ये कमेंटरी जो पार्ट है दैट इज की इस मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन से हमें ये अंडरस्टूड होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट है सेक्शन 5, दैट इज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. अब एप्लीकेशन कैसे देनी है रजिस्ट्रेशन के लिए. एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन शैल बी मेड टू द रजिस्ट्रार एंड शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. अब जब एप्लीकेशन आपने देनी है ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपने क्या करना है, उसके साथ एक कॉपी लगानी है रूल्स की, ट्रेड यूनियन की. ट्रेड यूनियन की क्या रूल्स है उसकी कॉपी लगानी है, और उन रूल्स की कॉपी में क्या होगा, मतलब एक कॉपी प्लस स्टेटमेंट होगी. ठीक है, ठीक है, कॉपी प्लस स्टेटमेंट या रूल्स जो भी आप बोल सकते हो वो होगी. तो उसमें क्या पर्टिकुलरली बोला होगा, नेम, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेसेस ऑफ द मेंबर्स मेकिंग एप्लीकेशन. वो जो 7 मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन है उनके क्या होंगे, नेम्स होंगे, ऑक्यूपेशन होगी, एड्रेसेस होगी. इन केस ऑफ अ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन, अगर ट्रेड यूनियन वर्कमैन की है, द नेम्स, ऑक्यूपेशंस एंड एड्रेसेस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्क ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन मेकिंग एप्लीकेशन. देखो, अगर तो होगी ट्रेड यूनियन की, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें क्या होगा, हमें नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस जो भी किसके मेंबर्स की जो एप्लीकेशन दे रहे होंगे. लेकिन अगर वर्कमैन की ट्रेड यूनियन है तो उसमें क्या होगा, नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेसेस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्क, किस जगह पर काम करते हैं वहां का दी होगी जब एप्लीकेशन दे रहे होंगे. नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस, ठीक है, टाइटल्स लेने हैं, नेम, एजेस, एड्रेसेस, ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑफिस बेयरर्स. इफ ट्रेड यूनियन has already been existing for 1 year or more for its registration, members should submit the all details such as general statement of the assets and liabilities of the trade union going to be registered by the registrar of trade. ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था तो assets liabilities जितनी भी हैं, जितनी भी जनरल डिटेल्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, assets के रिलेटेड, liabilities से रिलेटेड ट्रेड यूनियन की, अगर वो एक साल से ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है तो उनको वो सारी डिटेल्स जो है उसको देनी है, इसको रजिस्ट्रार को. क्योंकि एप्लीकेशन किसको दे रहे हैं, रजिस्ट्रार को दे रहे हैं. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या अपॉइंट किया, रजिस्ट्रार किया. जब ट्रेड यूनियन को खुद को रजिस्टर कराना है तो उसने किसको करवाना है, रजिस्ट्रार को खुद से एप्लीकेशन देके रजिस्टर करवाना है. ठीक है, तो जब एप्लीकेशन देते हो तो एप्लीकेशन में आपने ये सारी चीजें जो है डिस्क्राइब करनी है. ठीक है, इसमें क्या है, कॉपी देनी है अपने रूल्स की, ठीक है, और स्टेटमेंट दे दिया. कॉपी प्लस स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में क्या आएगा, आपकी ये नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेसेस वगैरह, और जो कॉपी है वो किसकी देनी है, आपने आपको गिव ऑफ रूल बुक जो है ट्रेड यूनियन की, जो रूल्स है ट्रेड यूनियन के स्पेसिफिकली वहां पर स्पेसिफाई किए जो आपको गिव बैक टू द रजिस्ट्रार. क्लियर. सेक्शंस के नंबरिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि कैसे कैसे एप्लीकेबल होता है. सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन होती है, फिर हमने देखा डेफिनेशंस है, फिर रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट हो रही है, फिर मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन हो रही है, फिर एप्लीकेशन कैसे देनी है. ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन आता है दैट इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. तो बाकी ट्रेड यूनियन की हो रही है तो उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में ही इस पर्टिकुलर एक्ट में ज्यादातर बात की गई है. नेक्स्ट है प्रोविजंस टू बी कंटेन्ड इन द रूल्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन. क्या प्रोविजंस है, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन प्रोविजन और रूल्स मेंशन्ड बिलो शुड बी फॉलोड बाय द member of registration of the trade union according to this act.
ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या क्या प्रोविजंस जो है वो रूल्स में हमने देखा कि जब उनको एप्लीकेशन देनी होती है, जब उनको अप्लाई करना होता है तो उनके कॉपी भी देनी है रूल्स की। तो वो क्या रूल्स हैं? नेम बताना है ट्रेड यूनियन का, ऑब्जेक्ट बताना है ट्रेड यूनियन का, जर्नल फंड्स जो है ट्रेड यूनियन बाय इट्स मेंबर्स शुड बी प्रॉपर्ली यूज्ड फॉर लॉफुल पर्पस। उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जो जर्नल फंड्स हैं वो किस लिए यूज होंगे, वो लॉफुल पर्पस के लिए यूज होने चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ मेंबर्स इन द ट्रेड यूनियन एंड देयर फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड। लिस्ट ऑफ मेंबर्स जितने भी हैं ट्रेड यूनियन के, उनकी लिस्ट जो है उसकी वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होनी चाहिए और उनकी फैसिलिटीज जो जो उनको फैसिलिटीज दी जा रही है वो लिखी होनी चाहिए। हाफ ऑफ द मेंबर्स जो है ट्रेड यूनियन के वो मेंबर होने चाहिए जो एक्चुअली किसमें एंगेज होंगे, इंडस्ट्री में होंगे विद विच ट्रेड यूनियन इज कंडक्टेड कनेक्टेड। जिस इंडस्ट्री के साथ ये ट्रेड यूनियन कनेक्ट होगा, उस ट्रेड यूनियन के जो हाफ ऑफ द मेंबर्स होंगे, आधे मेंबर्स जो होंगे वो उस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड होने चाहिए जिस ट्रेड यूनियन जिस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, उसके मेंबर होने चाहिए। The payment of a minimum subscription by members of the trade union which shall not be less than, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए जो पेमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, shall not be less than 1 rupee per annum for rural workers, 1 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए रूरल वर्कर्स के लिए सब्सक्रिप्शन फीस, ठीक है, और 3 rupees per annum for workers in other unorganized sectors, और जो और भी unorganized सेक्टर में अदर देन रूरल वर्कर्स उनके लिए 3 rupees per annum होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट नीड टू नो की प्रोसीजर नेक्स्ट ठीक है, उस पे है 12 रुपीज पर एनम फॉर वर्कर्स इन एनी अदर केसेस। देखो जो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि किस किस के लिए होती है, एक तो है 1 रुपी पर एनम फॉर रूरल वर्कर्स, 3 रुपीज जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए, उसके बाद 12 रुपीज जो है वर्कर्स इन एनी अदर केस। Disciplinary action against member of the trade union and procedures in imposition of fines on members. Disciplinary action भी होगा। Manner in which the rules shall be amended, varied or rescinded. The manner in which the members of the executive and the other of the trade union shall be elected and removed. ये सारी चीजें जो है ये प्रोविजन लिस्ट में जो है ये लिखी होंगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने क्या करना है कि ये सब चीजें जो है ये प्रोविजन जो है ये रूल बुक में किसके आते हैं, ट्रेड यूनियन के, ठीक है, ये होने ही चाहिए उसमें। फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन शुड बी सेफ गार्डेड, एनुअल ऑडिटेड नेसेसरी, अकाउंट बुक्स जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। अगर इंस्पेक्शन की जरूरत हो रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है जो प्रोविजन जो है उसकी ट्रेड यूनियन एक्ट की उसके बीच में ये सब चीजें जो होती हैं ये होनी चाहिए, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वी नीड नॉट टू डिस्कस इन मच डिटेल, ठीक है। अब है पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स एंड टू रिक्वायर ऑल्टरेशन ऑफ नेम। अब सेक्शन 7 के अंदर क्या आता है कि अगर आपको अपनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का नेम जो है वो हटाना है, उसको चेंज करना है, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन लानी है, तो उसके लिए क्या है, ठीक है। अगर रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, ठीक है, जो हमने पीछे प्रोविजंस देखे ना कि वो प्रोविजंस पे मेंशन होने चाहिए। अगर रजिस्ट्रार जो है जब उसने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के साथ क्या है, कॉपी और स्टेटमेंट देनी है, रूल्स की कॉपी देनी है, तो स्टेटमेंट देनी है कि उसमें एड्रेस, नेम, ये सब चीजें मेंशन होंगी। तो जब उनको हमने वो दी, अगर रजिस्ट्रार उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, registrar is having power to call its members for submitting the additional and required information for registering the trade union। तो फिर क्या होगा इसमें, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं है इससे जो ट्रेड यूनियन ने उसको इंफॉर्मेशन दी, तो रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को बुलाए और उनको बोले कि एडिशनल और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जो आपने एप्लीकेशन दी उसमें नहीं मेंशन है वो उसको दे, ठीक है। रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी है कि वो उनको वापस बुला सकता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर ट्रेड यूनियन का नाम जो आपने मतलब सजेस्ट किया होगा जो भी ट्रेड यूनियन ने, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड होगा, मतलब उस काइंड की कोई और ट्रेड यूनियन ऑलरेडी ही एग्जिस्ट करेगी, तो रजिस्ट्रार के पास ये पावर भी है कि वो ट्रेड यूनियन को ऑर्डर कर सकता है कि अपनी ट्रेड यूनियन का नाम चेंज करो, ठीक है। क्योंकि वो जो नेम और एड्रेस वगैरह है ट्रेड यूनियन का, वो तो आप ट्रेड यूनियन खुद देती है ना, तो जब रजिस्ट्रार ये सब चीजें चेक करेगा, अगर उसको लगता है कि ट्रेड यूनियन इस नाम की कोई और एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके पास पावर है कि वो क्या करेगा, इनको बोलेगा कि ये चेंज कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, इट इज अंडर सेक्शन 8। ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड विद डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट बाय द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन गोइंग टू बी रजिस्टर्ड। अगर जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं ट्रेड यूनियन ने वो सही होंगे, तो क्या होगा, रजिस्ट्रार जो है वो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करेगा, अगर सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें सही होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार रजिस्टरिंग अ ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 8
shall issue a certificate of registration in the prescribed form which shall be conclusive that the trade union has been duly registered under this act. फिर उसके बाद जब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन कर दी तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो क्या करेगा, उस ट्रेड यूनियन को एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये प्रूफ होगा कि जो ट्रेड यूनियन है ये क्या है, अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है, रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है मिनिमम रिक्वायरमेंट अबाउट मेंबरशिप ऑफ अ ट्रेड यूनियन। सेक्शन 9A क्या करती है, a registered trade union of workmen shall at all times continue to have not less than 10% or 100 of the workmen, whichever is less, subject to a minimum of 7 engaged or employed in an establishment or industry with which it is connected as its member। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमने पहले पढ़ा कि 7 मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन जो है वो रहनी चाहिए। वो कौन सी होनी चाहिए, 7 मेंबर्स जो किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसके साथ ये ट्रेड यूनियन कनेक्ट है वहां के होने चाहिए, और 10% और लेस ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो उतने ही हमेशा रहने चाहिए। अगर सपोज से 100 से कम हो गए इन एनी केस तो वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 10% और 100 ऑफ द वर्कमैन विच एवर इज लेस, वो हमेशा होने ही चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रार कैंसिल कर सकता है, उसके पास इतनी पावर है। नेक्स्ट है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो, रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब इन सर्कमस्टांसेस में जो रजिस्ट्रार है वो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। वो सर्कमस्टांसेस क्या है, व्हेन ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और अदर इलीगल मीन्स। अगर किसी इलीगल मीन्स से या फ्रॉड से लिया होगा तो भी रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो आपसे ये कैंसिल कर सकता है। अगर आपने रूल्स और रेगुलेशन ट्रेड यूनियन एक्ट के डिसओबे किए तो भी रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकता है। और जितने भी प्रोविजंस हमने पीछे सेक्शन 6 में पढ़े, अगर वो मेंबर्स जो है ट्रेड यूनियन के फॉलो अप नहीं करेंगे तो भी रजिस्ट्रार जो है आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। when there are no minimum required members of members in the trade union, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि 10% और 100 whichever is less, अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन में और जब ट्रेड यूनियन में नहीं हुए मेंबर्स तो उनकी रजिस्ट्रेशन उन केस में भी रजिस्ट्रार जो है वो कैंसिल कर सकता है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जिसमें रजिस्ट्रार के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, ठीक है। इफ रजिस्ट्रार, अब अपील है, ठीक है। अब ये जो ट्रेड यूनियन है उसके पास क्या अथॉरिटी है, अगर रजिस्ट्रार जो है ट्रेड यूनियन का आपकी रजिस्ट्रेशन स्टॉप कर देता है या विड्रॉ कर देता है तो मेंबर्स जो है वो लेबर कोर्ट में या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, ठीक है। कोर्ट में डिस्मिस द अपील और पास एन ऑर्डर। कोर्ट जो है अगर उसको सही लगेगा कि रजिस्ट्रार जो है दैट इज करेक्ट इन इट्स कैंसिलेशन, या उसने अब जब आपको रजिस्ट्रेशन स्टॉप कर दी तो वो डिस्मिस भी कर सकता है केस, या फिर वो वापस रजिस्ट्रार को डायरेक्ट भी कर सकता है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो इशू करे अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 और सेटिंग असाइड द ऑर्डर फॉर विड्रॉल, या फिर कोई भी ऑर्डर है। मतलब कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि अगर उसको सही लगेगा कि रजिस्ट्रार ने सही किया है तो वो उसको बोलेगा कि ठीक है स्टॉप कर दो। अगर उनको लगेगा कि नहीं उन्होंने गलत किया तो वो रजिस्ट्रार को क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे कि वो क्या करें, उनको लिए जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो इशू कर दें। दैट इज अंडर सेक्शन 11। यानी कि अगर आपका ट्रेड यूनियन के पास ये अथॉरिटी है कि वो कोर्ट या लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 13 डील्स विद द फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन के क्या फीचर्स हैं, ट्रेड यूनियन विल हैव परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि अगर किसी मेंबर की ट्रेड यूनियन की डेथ हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेड यूनियन रुक जाएगी, ट्रेड यूनियन आगे कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। कॉमन सील है, ट्रेड यूनियन कैन एक्वायर एंड होल्ड बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनके पास ये हक होता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल, मूवेबल जो चल सकती है फिर सकती है, इमूवेबल जो मूव नहीं कर सकती, ठीक है। जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है ओनली रजिस्टर्ड, फोकस ऑन दिस पॉइंट, दिस इज द की पॉइंट हियर। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगी यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज यू आर नॉट अंडर द एक्ट, ठीक है। तो एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन स्यू अदर्स, कैन स्यूड बाय अदर्स आल्सो, ठीक है। किसी को भी स्यू कर सकती है और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को भी कोई स्यू कर सकता है। एक पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट केस नहीं बनता बट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के नाम से केस बनता है, ठीक है। सेक्शन 14 ये बोलती है कि जो ये एक्ट है, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट, कुछ ट्रेड यूनियंस पर नहीं लगता है। तो वो कौन से हैं, बिलो मेंशन एक्ट विल नॉट अप्लाई टू एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। जो ये एक्ट है ये किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पर नहीं लगते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी सच ट्रेड यूनियन अंडर एनी सच एक्ट शैल बी वॉइड। और अगर किसी भी ट्रेड यूनियन में ऐसे इन एक्ट में रजिस्ट्रेशन की जाएगी तो वो नल एंड वॉइड होगा।
कौन से एक्ट्स हैं? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, द कंपनीज एक्ट 1956। ट्रेड यूनियंस कैन बी रजिस्टर्ड ओनली अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। जो ट्रेड यूनियन है वो सिर्फ कहाँ पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं? अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट। ठीक है, जो ये एक्ट्स हैं ये किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पर अप्लाई नहीं हो सकते हैं। ये कौन सी सेक्शन कह रही है? सेक्शन 14। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल फंड्स। जनरल फंड्स जो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के वो कहाँ पर स्पेंड किए जाने चाहिए? सेक्शन 15 क्या बोलती है? जितने भी जनरल फंड्स हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के वो सिर्फ एक्टिविटीज स्पेसिफाइड सच एज किन एक्टिविटीज पर स्पेंड किए जाने चाहिए? सैलरीज जो ऑफिस बेयर्स को देनी है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, स्पेशल अलाउंस टू द मेंबर्स इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स ऑफ द ट्रेड यूनियन ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, सिकनेस और एक्सीडेंट। स्पेशल अलाउंस अगर आप देते हो कि अगर आप किसी मेंबर की जो है डेथ हो जाती है, बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, कंपनसेशन देना मेंबर्स को फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड डिस्प्यूट से जो लॉस हो उसमें कंपनसेशन देने के लिए आप जनरल फंड जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। एजुकेशनल, सोशल और रिलीजियस बेनिफिट्स देने के लिए मेंबर्स को, ठीक है। इशू ऑफ एश्योरेंस पॉलिसीज ऑन द लाइव्स ऑफ मेंबर्स एंड आल्सो अगेंस्ट सिकनेस, एक्सीडेंट्स, एश्योरेंस की इशू पॉलिसीज के लिए भी, ठीक। प्रोवाइडिंग फॉर पब्लिकेशन ऑफ periodicals फॉर द यूज ऑफ विच इज intended for the members benefit, ठीक। Any other object that may be notified by the appropriate government in the official gazette, funds are spent for any purpose other than the above, such expenditure is treated as unlawful, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया कि इन सब चीजों पर क्या है, जनरल फंड जो है वो स्पेंड होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो ऑफिशियल गेजेट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो डिफाइन किया होगा उसमें भी अगर कोई होगा तो उसमें भी जनरल फंड जो है हम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन स्पेंड अगर हम वो जनरल फंड किसी और पर्पस के लिए यूज करें जो इनमें नहीं हो, ये प्रोविजंस ये कि किस किस में आप जनरल फंड जो है वो स्पेंड कर सकते हो, अगर इसमें नहीं हो तो वो क्या ट्रीट किया जाएगा? इट इज एन अनलॉफुल, ठीक है। एंड द ट्रेड यूनियन कैन बी रिस्ट्रेन्ड बाय द कोर्ट फॉर अप्लाइंग इट फंड्स इन अदर पर्पस। तो उसमें जो कोर्ट है वो रिस्ट्रेन भी कर सकती है ट्रेड यूनियन को। क्यों? क्योंकि उसने जनरल फंड जो है जिस पर्पस के लिए दिए गए थे उस पर्पस के लिए यूज ना करके किसी और पर्पस के लिए यूज किए हैं तो कोर्ट उनको स्यू कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सेपरेट पॉलिटिकल फंड, ठीक है। ये थे जनरल फंड, अब आएंगे सेपरेट पॉलिटिकल फंड। द ट्रेड यूनियन में सेटअप अ सेपरेट पॉलिटिकल फंड। अब उनको सेपरेट पॉलिटिकल फंड भी दिया जाता है फॉर फर्दरेंस ऑफ सिविक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, ठीक है। सिविक और पॉलिटिकल मेंबर्स के लिए भी एक सेपरेट पॉलिटिकल फंड होता है। ये अलग से फंड दिया जाता है, जनरल फंड से जो पैसा है वो इस पर स्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इस फंड में जो कंट्रीब्यूशन है वो नेसेसरी कंपल्सरी नहीं होती है। The account books and membership register of the union should be kept open for inspection by any of its officers. जो account books है और जो membership register है, ठीक है, यूनियन का, वो क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी ऑफ इट्स ऑफिस बेयर। कोई भी ऑफिस बेयर जो है वो क्या कर सकता है? उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है। A copy of every alteration made in the rules of the union should be sent to the registrar within 15 days of making the alteration. अगर आपने अपनी रूल्स में यूनियन की कोई भी ऑल्ट्रेशन लाई है, ठीक है, तो उसकी कॉपी आपको 15 डेज के अंदर अंदर किसको भेजनी है? रजिस्ट्रार को भेजनी है, ठीक है। रजिस्ट्रार को भेजनी है 15 डेज के अंदर अगर आपने अपने ट्रेड यूनियन में कोई भी ऑल्ट्रेशन लाई है। एंड एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर, और जो एनुअल स्टेटमेंट है आपकी रिसीव्स और एक्सपेंडिचर्स की, एसेट्स और लायबिलिटीज की यूनियन की, by the year ending on the 31st December prepared in the prescribed forms and duly audited should be sent to the registrar within the prescribed time। 31 दिसंबर तक जो भी बनाए हो आपको उसको भी प्रिस्क्राइब टाइम में किसके पास भेजना होता है? रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है। दिस स्टेटमेंट शुड बी accompanied by a statement showing changes in office bearers during the year and a copy of the rules as amended up to date। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है कि इस स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट आप भेजोगे इसको रिसीट्स और एक्सपेंसेस की, लायबिलिटीज और एसेट्स की, ठीक है, जो 31 दिसंबर से पहले पहले आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में जो है वो बनानी है। तो इस स्टेटमेंट के साथ साथ आपको क्या है, जो ऑफिस बेयर्स में जो चेंजेस आई हैं, आपने जो भी अमेंडमेंट्स लाई हैं, अपने यूनियन में कोई भी ऑल्ट्रेशन की है, तो उसकी कॉपी भी आपको उसी साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को भेजनी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। सेक्शन 17 जो है ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट नो मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन कैन बी हेल्ड liable for criminal conspiracy regarding any agreement between the members of the union in order to promote lawful interests of the trade union। जो एग्रीमेंट हुआ होगा मेंबर्स का ट्रेड यूनियन में, ठीक है, उसमें किसी पर्टिकुलर मेंबर को जो है वो क्रिमिनल केस में कॉन्स्पिरेसी नहीं की जा सकती बल्कि पूरे ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट ही बनेगी। और वैसे ही जो ये सिविल सूट है उसमें भी यही बोला गया है कि
जो आपके मतलब एक रजिस्टर अगर आप हो तो एक पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट केस नहीं बनेगा, चाहे वो सिविल केस हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के नाम से बनेगा, मेंबर के नाम से नहीं बनेगा। सेक्शन 17 और सेक्शन 18 ये कहती है, ठीक है। यू कैन स्टडी इट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है enforceability of agreements. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an agreement between the members of a registered trade union shall not be void. ठीक है, कोई भी जो एग्रीमेंट होगा एम्प्लॉयर्स और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के बीच में वो void नहीं होगा, यानी it is not null and void by reason of the fact that any of the objects of the agreement are in restraint of trade. क्यों? क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो एग्रीमेंट के वो ट्रेड के लिए रिस्ट्रेंट किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब इंस्पेक्ट कैसे करोगे आप ट्रेड यूनियन की बुक्स को? द अकाउंट बुक्स जो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की और जो लिस्ट है मेंबर्स की ट्रेड यूनियन की shall be open to inspection by office bearer. ये हमने पहले भी पढ़ा। और मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन at such times as may be provided for in the rules of the trade union. जो भी इंस्पेक्शन के लिए जो अकाउंट बुक्स हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की वो ओपन होने चाहिए ऑफिस बेरर के लिए। क्यों? क्योंकि वो उनको कभी भी चेक कर सकता है, तो उसको अपने ओपन रखना है, या फिर कोई भी मेंबर ट्रेड यूनियन का अगर जो रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन में प्रोवाइड किया गया है तो उसके लिए आपको सिंपली ये याद रखना है कि सेक्शन जो 20 है वो ये बोलती है कि अकाउंट बुक्स जो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन होनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ राइट्स ऑफ माइनर्स टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियंस। नाउ रिमेंबर इट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अगर ट्रेड यूनियन का पार्ट बनना है, मेंबर बनना है, तो आपकी कितनी एज होनी चाहिए? आपकी एज 15 इयर्स होनी चाहिए। अगर आप 15 इयर्स के हो ओनली देन यू कैन बी द मेंबर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड एंजॉय ऑल द राइट्स ऑफ अ बीइंग मेंबर, ठीक है। तभी आप सारे राइट्स जो है मेंबर होने के एंजॉय कर सकते हो अगर आपने 15 इयर्स ऑफ एज है आपकी, ठीक। और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑफिस बेयर्स ऑफ ट्रेड यूनियन सेक्शन 21A क्या बोलती है? Person shall be disqualified for being chosen as for being member of the executive or any other office bearer of a registered trade union अगर, देखो यहाँ पर आपने याद रखना है कि ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 15 इयर्स और ऑफिस बियरर बनने के लिए आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी 18 इयर्स, ठीक है। तो ऑफिस बियरर को कैसे वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? अगर आपकी 18 साल की उम्र नहीं होगी तो आप ऑफिस बेयरर के मतलब आपको क्या कर सकते हैं? डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर लिखा है इट हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड या कोई भी इम्प्रिजनमेंट हुई हो अनलेस अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स हैज elapsed since his release, ठीक है। अगर आप किसी भी कोर्ट के थ्रू जो है कन्विक्ट हुए हो तो आपको क्या है? आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है बीइंग ऑफिस बेयरर। बट आपको ये याद रखना है कि ट्रेड यूनियन का मेंबर होने के लिए व्हाट शुड बी योर एज? इट शुड बी 15 इयर्स एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑफिस बेयरर यू हैव टू बी 18 इयर्स, ठीक है। चेंज ऑफ नेम, any registered trade union may with the consent of not less than 2/3 of the total member of its members can change its name. अब रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को अपना नाम चेंज करना है, ठीक है। तो जो ट्रेड यूनियन के जितने भी लोग हैं उसमें 2/3 से कम जो है उस मतलब 2/3 जो है उतनी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उस ट्रेड यूनियन की कि उनकी असेंट होनी चाहिए कि वो अपना रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का नाम चेंज करना चाहते हैं। अगर 2/3 से कम मेंबर्स ने वोटिंग की इन फेवर की वो ट्रेड यूनियन का नाम चेंज नहीं करना चाहते तो आप रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। देखो आप ट्रेड यूनियंस को क्या एमलगमेट कैसे करना है, यानी कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड यूनियंस को मर्ज करना चाहते हो तो उसमें क्या करना है आपको? Any 2 or more registered trade unions may become amalgamated together as one trade union with or without dissolution or division of the funds of such trade unions or either of any of them provided that the votes of at least 1/2 of the members of each or every such trade union entitled to vote are recorded and that at least 60% of the votes recorded are in favor of the proposal. What it says, ये प्रोविजन ये कह रहा है कि जब आपको 2 या 2 से रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस को एमलगमेट कराना है यानी उनको एक साथ जो है आपने उनको लाना है तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड यूनियन को आपने क्या करना है कि उसमें से जो जैसे ये ट्रेड यूनियन है 1, ठीक है, इनकी डिसोल्यूशन के बगैर भी आप इनको क्या कर सकते हो? आप इनको एमलगमेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है? ट्रेड यूनियन 1 के जो 50% मेंबर्स हैं, ठीक है, और ट्रेड यूनियन 2 के जो 50% मेंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए? वो वोटिंग के लिए प्रोवाइड होने चाहिए, ठीक है। provided that votes of at least 1/2 of the members of each or every such trade union, ठीक है। 50% इसके भी होने चाहिए, 50% इसके भी होने चाहिए। अब इन 50% के जो 60% वोट है ना,
60% वोटिंग इस 50% की वो फेवर में होनी चाहिए। किसके फेवर में? कि आप एमलगमेट करवाना चाहते हो। अगर 60% फेवर में नहीं हुए तो आप उनको एमलगमेट नहीं करवा सकते, लेकिन उस 50% का 60% जो है वो फेवर में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? जैसे इसमें 100 मेंबर्स थे, इसमें भी 100 मेंबर्स थे, तो इसके 50 जो है वो वोट करेंगे, इसके 50 जो है वो वोट करेंगे। अब इस 50 के जो 60% है वो क्या करेंगे? उनको अगर आप फेवर में वोट किया होगा प्रपोजल के, तो क्या होगा? आपका जो एमलगमेशन है वो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम और एमलगमेशन। In case of change in the name of trade union, written notice of the change of name must be signed by secretary. अब जो ये नोटिस है चेंज के लिए, ये सेक्रेटरी ने साइन किया होना चाहिए और 7 मेंबर्स जो है वो जो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली होती है उन्होंने साइन किया होना चाहिए जब वो रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ एन एमलगमेशन, यही तो था चेंज ऑफ नेम में क्या जरूरत थी। ठीक है, अब एमलगमेशन में क्या है? रिटन नोटिस ऑफ एन एमलगमेशन मस्ट बी साइंड बाय सेक्रेटरी एंड 7 मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन। इसमें भी सेम है, अगर नाम चेंज करना है तो भी एक सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए जब आप वो रजिस्ट्रेशन के लिए सेंड करते हो रजिस्ट्रार को, और 7 मेंबर जो ट्रेड यूनियन के हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली थी उनके साइन होने चाहिए। उसके बाद एमलगमेशन करनी है, उसमें भी क्या होना चाहिए? सेक्रेटरी और 7 मेंबर के साइन होने चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन नेम शुड नॉट मैच विद द अदर ट्रेड यूनियन नेम। जो ट्रेड यूनियन का नाम है जो हमने सोचा है वो किसी और ट्रेड यूनियन के नाम के साथ मैच नहीं करना चाहिए। इफ रजिस्ट्रार सेटिस्फाइज विद ऑल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रार विल चेंज द नेम एंड द सेम एंटर्ड इन द रजिस्टर। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया आपके नाम से तो वो उसको चेंज कर देगा और उसको एंटर कर लेगा। इफ रजिस्ट्रार सेटिस्फाइज विद ऑल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया उन सारी रिक्वायरमेंट्स से जो मेंबर्स ने दिए ट्रेड यूनियन के, रजिस्ट्रार विल वैलिडेट एमलगमेशन एंड एंटर इन द रजिस्ट्रेशन। और अगर वो एमलगमेशन से भी सेटिस्फाई हो गया तो उसको भी एमलगमेट करके रजिस्ट्रेशन में डाल देगा, रजिस्टर में एंटर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 26, इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड एमलगमेशन। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? The change in the name of a registered trade union shall not affect any rights or obligations of the trade union or render effective any legal proceeding by or against the trade union, and any legal proceeding which might have been continued or commenced by or against it by its former name may be continued or commenced by or against its new name. कहते हैं कि जो चेंज है नेम, जब हम चेंज करते हैं किसी भी ट्रेड यूनियन का नाम तो वो उसके राइट्स और ऑब्लिगेशंस को इफेक्ट नहीं करेगा, और अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स किसी भी ट्रेड यूनियन के नाम के अगेंस्ट चल रही हैं तो उसका ऐसा हो सकता है कि वो उसी के नाम से चलेंगे जो पहला ट्रेड यूनियन था, या फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, जो नया नाम है उसके नए नाम के अकॉर्डिंगली भी मतलब आप प्रोसीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। An amalgamation of 2 or more registered unions shall not prejudice any right of any of such trade unions or any right of a creditor on any of them. ठीक है, this point is not very important. Next है notice of dissolution signed by secretary and 7 members of the trade union should be sent to the registrar of the trade union within 14 days. अगर आपने ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करना है तो उसके डिसोल्यूशन के लिए आपको क्या करना है? नोटिस आपको भेजना है रजिस्ट्रार को। उस नोटिस में आपको क्या करना है? उसमें साइन होने चाहिए सेक्रेटरी के और 7 मेंबर्स के ट्रेड यूनियन के, और वो आपको रजिस्ट्रार को सेंड करना है विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। जो डेट है ट्रेड डिसोल्यूशन की उसमें 14 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को वो सेंड करना है। अगर रजिस्ट्रार जो है वो प्रोविजंस और रूल से सेटिस्फाई हो गया फॉर डिसोल्यूशन तो वो डिसोल्यूशन कंफर्म कर देगा। फंड शैल बी डिवाइडेड बाय द रजिस्ट्रार अमंग इट्स मेंबर्स इफ देयर इज नो रूल्स मेंशन्ड बाय द ट्रेड यूनियन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड्स। अगर और फंड जो है जो होते हैं जो जनरल फंड्स होते हैं और सेपरेट पॉलिटिकल फंड्स होते हैं तो वो रजिस्ट्रार जो है उन मेंबर्स में डिवाइड कर लेगा। अगर उन्होंने कोई भी रूल्स मेंशन नहीं किए होंगे ट्रेड यूनियन ने कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है उन फंड्स की, तो रजिस्ट्रार खुद से ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिवाइड कर देता है उनके बीच में। ठीक है, देखो इस एक्ट में ना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपको ये याद रखें कि इसकी मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, मेंबर्स की एज कितनी होनी चाहिए, ऑफिस बेरर्स की एज कितनी होनी चाहिए, ऑफिस बेरर्स की डेफिनेशन वगैरह आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब टाइम है ना, जैसे इंस्पेक्शन के लिए ऑफिस बेरर के लिए ओपन होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद जो टाइम इन्होंने टाइम लिमिट दी है जैसे विद इन 15 डेज रजिस्ट्रार तक नोटिस पहुंचना चाहिए, यहाँ पर 14 डेज में पहुंचना चाहिए, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी तो ये ड्राई पार्ट ना इस एक्ट का दैट यू कैन स्किप ऑल्सो। ठीक है, अब ये नहीं है कि बिल्कुल स्किप कर दो, हाँ आपको उसको दिमाग में रखना ही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमेशा टिप्स पे रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न्स। एनुअली जो है आपको रिटर्न्स जो है वो सेंड करने हैं अपने रजिस्ट्रार को।
जर्नल स्टेटमेंट के साथ जो है देयर शैल बी सेंड टू द रजिस्ट्रार स्टेटमेंट शोइंग ऑल चेंजेस ऑफ ऑफिस बेयरर्स मेड बाय द ट्रेड यूनियन ड्यूरिंग द ईयर टू विच द जर्नल स्टेटमेंट रेफर्स टुगेदर आल्सो विद द कॉपी। ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि कैसे जर्नल स्टेटमेंट और कॉपी रूल्स आपको चेंज में लानी है। A copy of every alteration made in the rules of a registered trade union shall be sent to the registrar within 15 days। जो कॉपी है ऑल्ट्रेशन की वो 15 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, भेजनी है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को। For the purpose of examining the documents referred to in subsection 1, 2 and 3, the registrar of any officer authorized by him by journal or special order may at all reasonable times इंस्पेक्ट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रार ने जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको दिया है वो कभी भी जब भी उसकी मर्जी करेगी वो इंस्पेक्ट कर सकता है आपका सर्टिफिकेट भी, आपके अकाउंट बुक्स भी, रजिस्टर्स भी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ट्रेड यूनियन के रिलेटेड है वो सारे इंस्पेक्ट कर सकता है। दिस इज कंटेन्ड इन द सेक्शन 28। ठीक है, नेक्स्ट, पावर टू मेक रेगुलेशंस। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में मेक रेगुलेशंस फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, particular and without prejudice to the generality of the foregoing part, such regulations may provide for all on any of the following matters, namely कि manner जिसमें trade union rules, transfer of registration कैसी है, ये सब चीजें आप खुद पढ़ सकते हैं। This is so easy, I need not to discuss here, क्योंकि ये क्या है, इसमें सिर्फ यही बताया है कि पावर क्या है regulations बनाने की, तो ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, नोट्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इजी, इसमें कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशंस। अब जब पावर बना ली, रेगुलेशन की जो पावर है वो देख ली, तो उसके बाद पब्लिश कैसे करना है उनको, किस सेक्शन में बोला गया है। पावर टू मेक रेगुलेशंस किसमें दिया गया, सेक्शन 29 में दिया गया है। ठीक है, रेगुलेशंस जो है जो बनाई गई हैं वो किसमें और पब्लिश करनी है, अपने ऑफिशियल गेजेट जो है उसमें पब्लिश करनी है। ठीक है, और शैल हैव इफेक्ट एज इनेक्टेड इन दिस एक्ट, और उनका इफेक्ट ऐसा होना चाहिए उन रेगुलेशंस का कि एक्ट में वो पब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, और ऑफिशियल गेजेट में आपको उनको पब्लिश करना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आगे होगी, दैट इज वाई मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी चल रही हूँ। इफ डिफॉल्ट इज मेड ऑन द पार्ट ऑफ एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन गिविंग एनी नोटिस और सेंडिंग एनी स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाय अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, every office bearer or other person bound by the rules of the trade union to give or send the same, or if there is no such office bearer person, every member of the executive the trade union shall be punishable। ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई डिफॉल्ट होता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के तो उसमें नोटिस देना पड़ता है आपको, स्टेटमेंट के साथ साथ और भी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ठीक है, ऑफिस बेयरर भी और जितने भी पर्सन है वो जो ट्रेड यूनियन के रूल्स हैं उनके द्वारा बाउंड हुए होते हैं, और अगर कोई भी ऑफिस बेयरर नहीं है, कोई भी मेंबर नहीं एग्जीक्यूटिव का ट्रेड यूनियन का, तो वो पनिशेबल होगा। और उसको फाइन कितना लगेगा, 5 रुपीज का फाइन लगेगा। 1926 की बात है, तब इतना ही लगता था। एंड इन केस ऑफ द कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट अगर चलता रहे तो एडिशनल फाइन जो है वो 5 रुपीज से हर हफ्ते 5 रुपीज एक्सटेंड होता रहेगा आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, प्रोवाइडेड दैट द एग्रीगेट फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज। अब जो 5 रुपए हर हफ्ते चलता जाएगा तो उसमें भी ये प्रोविजन है कि 50 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन जो है वो विलफुली कोई फॉल्स एंट्री डालता है, ठीक है, तो जनरल स्टेटमेंट जो सेक्शन 28 में डिस्कस की गई है, एनी कॉपी ऑफ रूल्स और ऑफ अल्टरेशन ऑफ रूल्स सेंड टू द रजिस्ट्रार अंडर दैट सेक्शन, और फिर वो कॉपी जो है रजिस्ट्रार को भेज देता है, तो वो भी पनिशेबल होगा विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज। अगर जानबूझ के कोई गलती करता है, जानबूझ के कुछ ऐसा विलफुली वो उसमें सेक्शन डालता है और रजिस्ट्रार को उसकी कॉपी सेंड कर देता है, तो उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सप्लाइंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेड यूनियन। और मतलब अगर आप कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है ट्रेड यूनियन के तहत देते हो तो आपको कितना फाइन लगेगा, 200 रुपीज। ठीक है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसमें क्या है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दोगे, जानबूझ के दोगे, डेलिबरेटली दोगे तो आपको फाइन लगेगा और पनिशमेंट भी मिलेगी। नेक्स्ट है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ अ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। अगर इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑफेंस होगा तो कौन सा कोर्ट, जो प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट से लोअर कोर्ट होगा, वो इस एक्ट के केसेस को ट्रायल नहीं कर सकता। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा unless complaint thereof has been maybe or with the previous sanction of the registrar। अगर उसमें sanction नहीं होगी रजिस्ट्रार की तो कोई भी कोर्ट जो है वो केस को नहीं लेगा। अंडर सेक्शन 32 by the person to whom the copy was given। ठीक है, वो रजिस्ट्रार को दी जाती है within 6 months of the date on which the offence is alleged to have been committed, और 6 months के अंदर अंदर वो जो कमिट किया गया है उसके तहत दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो इसमें जितना भी आई है मैंने सारा इसमें लिखा हुआ है, तो जब भी आपको नोट्स मिलेंगे तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा।
तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि जो मैंने आपको बोला कि जो इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वही आपको याद रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्ट हमने आगे पढ़ने, हर एक के माइन्यूट डिटेल्स याद रखना भी बहुत मुश्किल होता है, बट पढ़ना थॉरली सारा है और ट्राई करना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एट 1947, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।